नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और वीकेंड स्पेशल में एक मन के मनोविज्ञान पर केंद्रित हमारी ये जो पेशकश है, एक ख़ास कार्यक्रम हाँ मैं परेशान हूँ। इसमें हम आपका वेलकम करते हैं क्योंकि जीवन चाहे परेशानियों से घिरा हो, हालांकि इन्हें चुनौतियाँ शब्द कहना ज़्यादा उचित होगा, और या जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो या मध्यम चल रहा हो, स्वागत हर चीज़ का होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ मैं परेशान हूँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ समाधान को, क्योंकि मैंने ये माना कि मैं परेशान हूँ। जब धरती पर, जो हमारी सनातन परंपरा कहती है कि जब श्री राम इस धरती पर आए और जब सीता जी का अपहरण हुआ, तो राम ने क्या कहा होगा कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं तो ले आऊंगा, मेरी चुटकियां बजाने का काम है मेरे लिए तो सीता को लाना। कहीं भी हो इस ब्रह्मांड में सीता कहीं भी हो, मैं चुटकी बजा कर ले आऊंगा। नहीं, उन्होंने भी कहा हाँ मैं परेशान हूं, अपनी सीते की खोज में लगा हूं, जानना चाहता हूं वो कहाँ है। कृष्ण भी परेशान हुए जब कौटुंबिक संघर्ष में उलझे। उस समय उन्होंने भी नहीं कहा कि चुटकी बजाते हुए ये तो सब माया है, मैं तो गीता का प्रणेता हूं। उन्होंने भी कहा हाँ, ये कौटुंबिक संघर्ष देखकर मैं परेशान हूं। सचिन तेंदुलकर भी शून्य पर आउट हुए तो उन्होंने भी कहा हाँ मैं परेशान हूं। अमिताभ बच्चन की जब फिल्में उनके करियर के आरंभ में पिटी और जब 60 साल के आसपास 100 करोड़ का कर्ज हुआ, तो उन्होंने भी कहा मैं परेशान हूं। ये बातें आपसे कहने का मैं भी परेशान होता हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि हमारी ये आप देखते हैं जैकेट चमकती हुई चमकता हुआ चेहरा तो आपको लगता है हम परेशान नहीं हैं, हम भी परेशान होते हैं। परेशान होना और परेशानियों से निकलना ये हमारी नियति भी है, हमारी चुनौती भी है। ये जो ख़ास पेशकश है, इस ख़ास पेशकश में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जो कृष्ण की तरह जीवन रूपी मनोविज्ञान की इस गीता के कृष्ण हैं हमारे लिए, और वो समाधान हमें बताएंगे कि आखिर हम परेशान हैं। पहले तो ये माने कि हम परेशान हैं, क्योंकि ग्लास खाली होगा तभी पानी डाला जा सकता है। अगर पात्र पूरा भरा होगा तो पानी कहाँ जाएगा जब आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति ये स्वीकारोक्ति करे कि परेशान है वो, नहीं। लेकिन ये पृष्ठभूमि शायद मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमारे मन में कोई कठिनाई है तो पहले हमें स्वीकारना होगा कि हम परेशान हैं। चलिए चलते हैं सीधे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी की तरफ। डॉक्टर त्रिवेदी, बहुत स्वागत करता हूँ इस ख़ास पेशकश में, जिसका नाम हमने कुछ अलग और अलहदा रखा है, हाँ मैं परेशान हूँ। पहले तो मुझे यही समझाने की कोशिश बंसल न्यूज़ के ज़रिए लाखों दर्शकों को करिए आप, आग्रह है मेरा, कि हाँ मैं परेशान हूँ ये कितना बड़ा मंत्र है अपनी परेशानी को हल करने का। जी। जी। शरद जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बंसल न्यूज़ को कि आपने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने का सोचा। और जो आपने इसका शीर्षक रखा है, हाँ मैं परेशान हूं, निश्चित तौर पर यहीं से शुरुआत होती है उस सहायता की खुद के लिए जो हम कर सकते हैं, वो कि हम स्वीकार करें कि हाँ मैं परेशान हूं। एक्चुअल में समस्या ये हो रही है कि हमें अपनी मानसिक परेशानियों के लिए बिल्कुल भी इंसाइट नहीं है। कई जी। बार जानबूझ करके हम उसे इग्नोर करते हैं। कई बार उसे इग्नोर किया जाना महिमा मंडित किया जाता रहा है समाज में, इस वजह से हम नहीं करते। कई बार कलंक के भाव की वजह से हमें इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी वजह से जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, हमारा जो खुद की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारे जो परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो कि कमोबेश पूरा हम सब मिलकर के एक समाज बनाते हैं, एक रुग्ण समाज बनता जा रहा है। और मैं परेशान हूं, बेसिकली ये बड़ा होकर के पूरा समाज परेशान है, पूरा देश परेशान है। और इसकी वजह से बहुत सारे खराब मानसिक स्वास्थ्य की घटनाएं शरद जी हमारे सामने आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं परेशान हूं। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम में हम इस बात में भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम पहचान पाएं कि हाँ मैं परेशान हूं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी
तरीके से हमें समझाने की ये कोशिश आपकी रही है कि सच बात है कि पहले एक जगह तो मिले, खुद हम ही अपने भीतर जाएं। इस ओलंपिक में भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया जब एक नामचीन जिम्नास्ट जो हैं सिमोन बाइल्स, उन्होंने ओलंपिक को छोड़ने का फ़ैसला किया क्योंकि उन्होंने कहा मेरे लिए मेरी इमोशनल या मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसकी वजह से अमेरिका को आप कह सकते हैं कि उसका गोल्ड रजत में बदल गया। लेकिन एक खिलाड़ी ने एक बहुत साहसिक निर्णय लिया। कई बार हम पूरी तरह से मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त नहीं होते, इमोशनली फिट नहीं होते, लेकिन हम एक बड़ा टास्क ले लेते हैं। हम शायद कुछ सेल्फ हेल्प की जो किताबें हैं उनको पढ़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन समस्या उतनी छोटी नहीं होती। डॉक्टर सत्यकांत, मैं कैसे समझूं कि मैं परेशान हूं? मेरी किन घटनाओं से मुझे ये लक्षण मिलने लगे कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जो मुझे निरंतर परेशान कर रहा है? मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? मैं चिड़चिड़ाता हूँ, मेरी स्लीप कम हो जाती है, मैं झल्लाने लगता हूँ, मैं नाराज़ होने लगता हूँ या चुप और उदास हो जाता हूँ। इसको ज़रा संक्षेप में एक्सप्लेन कीजिए। और कुछ दर्शकों के फ़ोन भी रहेंगे, वो जैसे ही आएंगे हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके सामने रखें। जी जी शरद जी, आपने सवाल की जो शुरुआत करी है, आप देखिए, मैं आपकी ही स्टाइल में इस बात को बताना चाहता हूं कि विनम्र निवेदन है कि कल रात से मुझे बुखार आ रहा है और अगले 3 दिन तक मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य सत्यकांत त्रिवेदी। जी। लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अगले 3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा? क्या मेरी छुट्टी स्वीकार होगी? क्या बात क्या है? कार्यालय में मेरी छुट्टी स्वीकार होगी कि मेरा मन नहीं लग रहा जबरदस्त है, बात है। मुझे खुद को नुकसान पहुंचाने का मन कर रहा है? क्या मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? नहीं होगी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से उन खिलाड़ी ने ऐसी बात करी है, वो निस्संदेह एक नया नैरेटिव सेट करेगी पूरे वर्ल्ड के लिए कि हाँ, हम मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से भी अपने काम में ब्रेक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारा जो नहीं है मन, मेरा नहीं है मन, डिप्रेशन की वजह से मैं नहीं जाना चाहता, तो उसे भी दुनिया एक्सेप्ट करे कि हाँ, मेंटल हेल्थ भी एक इशू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात करी कि कब हम पहचाने कि हाँ, मैं परेशान हूं। जी जी। देखिए शरद जी, जब हमारा किसी काम में बहुत दिन तक मन ना लगे, हमारा मन बहुत समय तक उदास रहे, हमें गुस्सा चिड़चिड़ापन आने लगे, हमें खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आने लगे, कहीं हमें ऐसा महसूस हो ईमानदारी से आकलन करने पर कि हम अपने दिमाग के स्वामी हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने शरीर का एब्यूज कर रहे हैं, ओवरवर्किंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ये काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, हमें अपनी नींद डिस्टर्ब करनी पड़ रही, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, हम एग्जॉस्टेड हैं, कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप में बहुत परेशान से घूम रहे हैं, कई बार हमने बहुत बड़ा टास्क ले लिया, हो सकता है जोश में, जुनून में, या अपनी प्रशंसा पाने के लिए, या हो सकता है उन्नति के लिए, लेकिन हो सकता है वो काम हमें नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्वीकार करना चाहिए कि हो सकता है कि अभी मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो सकता है कि अभी मेरा एग्जाम देने का मन नहीं हो सकता, मेरा खेलने का मन नहीं हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन इस हद तक हो जाए कि हमारे आसपास के रिलेशनशिप प्रभावित होने लगे, हमें खुद पर भी कई बार आक्रोश आने लगता है, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मान लेना चाहिए कि हाँ, यहां पर हमें मानसिक स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई सिंड्रोमल डायग्नोसिस हो कि डिप्रेशन ही है, सिजोफ्रेनिया ही है, जिसको हम नाम दे सकें, जरूरी नहीं है कि वो ही मेंटल इलनेस होने की निशानी है। कई बार बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब है और हाँ, मैं परेशान हूं। मनोविज्ञान में मेंटल हेल्थ शब्द तो हमने सुना है, इधर मैं इमोशनल हेल्थ शब्द भी सुन रहा हूँ। डॉक्टर सत्यकांत जी, ये मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या दोनों में अंतर दिखता है? क्या कोई अंतर है भी या दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है? जी
देखिए, इमोशनल हेल्थ को हम मेंटल हेल्थ का एक घटक मान सकते हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत ब्रॉड टर्म होता है जहां पर हमारे सोचने विचारने की शक्ति, तार्किक शक्ति, हमारे मनः स्थिति सब कुछ इंक्लूड होता है। और इमोशनल हेल्थ का मतलब कई बार ये अंग्रेजी साहित्य में भी काफ़ी यूज़ होता है कि कई बार मेंटल हेल्थ के सिनोनिम के रूप में भी यूज़ होता है। हमारी भावनाओं को मेनली अभिव्यक्त करता है कि किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो करुणा से रिलेटेड हो, दया से रिलेटेड हो, स्नेह से रिलेटेड हो। और कई बार कॉमन शब्दावली की हम बात करें तो वहां पर ये स्नेह, करुणा और प्यार से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को डिनोट करते हुए लिखा जाता है। तो इमोशनल हेल्थ का अगर हम एकदम साइंटिफिक मीनिंग ही बात करें, मनोविज्ञान की भाषा में ही बात करें, तो सीधा सीधा हम मानसिक स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट ही इसको मान करके चलेंगे। शरद जी जी। डॉक्टर सत्यकांत, एक और जो बहुत अहम सवाल जहन में आता है, जैसा आपने बखूबी कहा कि अगर मैं ऑफिस में ये लिख कर दूँ या स्कूल में ये लिख कर दूँ कि साहब मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, काम पर एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ, तो और अगर ऐसी कोई कर्मचारी कहना भी चाहता है तो वो अपने बॉस से या सीनियर से अकेले में समय लेता है, उनके कक्ष में चुपचाप बैठता है। इन चीज़ों को ब्रेक करने के लिए भारतीय समाज में किस चीज़ की ज़रूरत आप सबसे अधिक महसूस करते हैं हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में? क्योंकि ये हमारे प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स को बहुत किल करता है, हमारी प्रतिभाओं का नाश करता है। स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है लेकिन उसकी इमोशनल या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। दफ्तर में कोई अधिकारी या कर्मचारी बहुत प्रोडक्टिव है लेकिन उसकी मेंटल या इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हम शेयर नहीं करते हैं अभी तक खुलकर। जी जी। हमने एक स्टिग्मा सा बना रखा है। मैं आपसे अकेले में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि ये कोई ना जान जाए कि डॉक्टर सत्यकांत को एक मेंटल इलनेस है, उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं। लोग मुझे क्या कहेंगे? क्योंकि लोग सीधा इसे मेरी पर्सनालिटी से जोड़ दे देंगे, सीधा मेरी परवरिश से इसे जोड़ देंगे। ये कमजोर आदमी है, अरे यार ये तो महिलाओं जैसा रहता है, खासकर पुरुषों के लिए मैं रो नहीं सकता खुल करके। तो हमने एक स्टिग्मा बना रखा है जहां पर मानसिक स्वास्थ्य की खराबी को सीधा सीधा व्यक्तित्व से जोड़ दिया जाता है और इसे कलंक का विषय माना जाता है कि अरे यार तू तो पागल हो गया, अब ये तो पागलों के डॉक्टर के पास में जा रहा है। वहां से स्टिग्मा शुरू होता है शरद जी। और जैसा आपने बंसल न्यूज़ ने मेरा हमेशा से सहयोग किया है इस मामले में कि इस स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए कई तरीकों पे हमें काम करना पड़ेगा, कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा। सरकार की अलग जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की अलग जिम्मेदारी होगी, परिवार की अलग जिम्मेदारी होगी। और उसकी जो शुरुआत है वो मुझे लगता है इसमें वृहद जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। जगह जगह जो शहर हैं वो पटे होने चाहिए होर्डिंग से, अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकलने चाहिए कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, आज विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस है, आज विश्व बाइपोलर डिसऑर्डर दिवस है। इस सब से पटे होने चाहिए न्यूज़पेपर्स और उन पर बातें लिखी जानी चाहिए, सब लोग आर्टिकल्स लिखने चाहिए, स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। सेलिब्रिटीज को झोंक देना चाहिए इस काम में कि वो आगे आएं और बताएं कि 14 दिन तक अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, जीवन से आप निराश हो रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो इसका इलाज है, आप मनोचिकित्सक से मिलिए। ये चीजें हमारे समाज में होनी चाहिए। और जब इतना वृहद स्तर पर काम होगा, साथ ही साथ मेडिकल फैटर्निटी में भी इसको लेकर के बहुत स्टिग्मा है। आप देखिए कि जो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की संख्या भी काफ़ी कम है अपने देश में। और दूसरी बात है कि जो आप स्कूली पाठ्यक्रम को छोड़िए, जो हमारा मेडिकल पाठ्यक्रम है उसमें भी जो साइकेट्री, मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान का जो विषय है वो बहुत ही लिमिटेड है। उसमें 15 दिन की हमें पोस्टिंग जानी होती है, उसके लिए कोई अधिकृत विषय नहीं, उसको पढ़ करके हमें पास नहीं होना होता है। तो गैर मनोचिकित्सकों की मनोचिकित्सा के प्रति समझदारी भी काफ़ी कम रहती है। इस अवेयरनेस को कम होने की वजह से कई बार जो नॉन साइकेट्रिस्ट दूसरे डॉक्टर्स हैं, गैर मनोचिकित्सक हैं, वो भी साइकेट्री का महत्व नहीं समझते और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास में भी नहीं पहुंच पाते, मनोविज्ञान का महत्व समझ नहीं पाते। हम डॉक्टर्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो अगर आपने मुझे बताया कि हार्ट में मुझे सीने में दर्द हो रहा है डॉक्टर सत्यकांत, मैंने आपकी ईसीजी करी और अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल आई तो आपके बारे में मेरा डिस्कशन बंद हो जाएगा। फोन ले लेते हैं डॉक्टर त्रिवेदी, कोई भी बेसिस नहीं आया। इसलिए शरद जी जी बिल्कुल, एक संदीप जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। संदीप जी, पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने ईश्वर का भी अवतार लिया इस धरती पर। उसके बारे में भी है कि वो परेशान है, मैं भी परेशान रहा हूँ, बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ। और मैं दावा करता हूँ दूसरों के लिए भी
कि दुनिया के जितने सफल व्यक्तित्व हैं अब के और पहले के भी, वो सब कभी ना कभी परेशान भी रहे। बहरहाल आप अपनी परेशानी पर बात करना चाहते हैं तो खुलकर कहेंगे अपनी बात। जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी सर मैं सर काफी अरे परेशान हूँ बिल्कुल सर। सुन पा रहा हूँ सर, कोई परेशानी नहीं है आपको सुनने में जनवरी मुझे। जनवरी से सर अभी तक मैं सर वो क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर सबको दिखा चुका हूँ जी सर। मुझे ऑफिस की कुछ प्रेशर रहा बीच में, और क्या पता कुछ ऐसी कंडीशन हुआ है कि मेरा सर पीछे की तरफ से लेके आगे तक कुछ ऐसा फीलिंग होती है जैसे चक्कर आ रहे हो, लेकिन चक्कर नहीं आते सर। और फिर टेंशन भी बहुत होने लगी है, तो सर मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान हो परेशान चुका है। हूँ जी सर। जी 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 आप कहाँ काम करते थे, कुछ ये बता पाएंगे जहाँ दबाव पड़ा? मैं सतपुड़ा भवन में हूँ सर, सतपुड़ा भवन में अच्छा मेडिकल चलिए, तो समस्या का बिल्कुल समाधान होगा। और हमारे साथ एक धन्वंतरी हैं जो, जिनका मंत्र जो है चिकित्सा का वो अद्भुत है, बहुत ही प्रेरणादायी चिकित्सक हैं, मेरे भी आदर्श हैं, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। सर इनकी समस्या जरा बताइए कैसे हल होगी? इनकी दबाव में सर में दर्द होता है बहुत तेज। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं जी। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना नाम, अपना काम की जगह बताई बिना किसी स्टिग्मा को फील करते हुए। देखिए संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक डिटेल इवेल्युएशन की ज़रूरत है, जिसे हमारी भाषा में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। कई बार जो दर्द के कारण होते हैं वो मन के छिपे हुए मानसिक तनाव होते हैं, बहुत सारे अंतर्द्वंद होते हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, समहाउ जो हम पिस रहे होते हैं, कई बार वर्क लाइफ बैलेंस में, कई बार रिलेशनशिप को लेकर के। तो उनका कोई ऑर्गेनिक बेसिस, अर्थात जैसे आपने बताया कि आप न्यूरो फिजिशियन के पास में गए तो वहां पर आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी ऐसी कुछ जांचें हुई होंगी और निसंदेह वो हो सकता है नॉर्मल आई होंगी। तो जो बाकी पार्ट है, जो अगर हमारे मन का तनाव सॉल्व नहीं होगा, मेरे मन के अंतर्द्वंद सॉल्व नहीं होंगे, मेरी जो कुंठाएं हैं उस पर कोई भी उनको एड्रेस नहीं करेगा, मेरी हताशाओं को कोई एड्रेस नहीं करेगा, तो वो शारीरिक लक्षणों में बदल जाएगा। इसे हमारी भाषा में सोमैटाइजेशन कहते हैं। और पोस्ट कोविड ये लगभग 70 से 100% इंक्रीज हुआ है डिसऑर्डर। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप किसी भी नज़दीकी मनोचिकित्सक के पास में जाकर के अपनी ये समस्याएं बताएं। हो सकता है कि आपके इस दर्द का जो सलूशन है वो मनोचिकित्सक के पास में मिल सके। संदीप जी, बिल्कुल संदीप जी, मैं फिर आपको बधाई दूंगा। और मनोचिकित्सक एक बहुत ही अद्भुत विधा है इस धरती की, इस ब्रह्मांड की सर। क्योंकि बल्कि कई बार ये होता है कि शारीरिक बीमारी नहीं होती और हम बरसों बरस मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते हैं, और जो भी उसका सोमेटिक इम्पैक्ट है उसकी वजह से हम उस बीमारी के चिकित्सकों के चक्कर लगाते रहते हैं, और वो भी परेशान रहते हैं और पेशेंट भी परेशान रहता है। अंकित हैं कोरबा से। अंकित जी नमस्कार, बताइए सर। जी 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 नमस्ते सर, मैं अंकित बात कर रहा हूँ कोरबा से। जी और सर मैं करीब सर 2013 में सर मैं पास आउट हुआ था कॉलेज से। जी और सर उसके बाद सर मैंने काफी सर एग्जाम्स वगैरह दिए जी और उन एग्जाम्स में सर मैं मतलब लगभग 90% पास होने के बाद इंटरव्यू स्टेज पे या कोई भी चीज है सर, वो मैं लास्ट मोमेंट पे सर मैं काफी बार सर फेल हुआ हूँ। अंतिम समय पर आप दौड़ नहीं पाते हैं, ये समस्या मैं समझ पाया। उससे आपके जीवन में क्या परेशानियां आई? जी सर उसके बाद सर अभी सर मैं ऐसा मुझको लगने लग गया है कि अब सर मैं फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ सर। अब मुझको ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, और नहीं, जीवन नहीं, सर शायद अब खत्म होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं फीलिंग सर, हो गई है। बिल्कुल नहीं। देखिए मैं मनोचिकित्सक नहीं हूं, लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर कहूंगा कि हर जिसको हम विफलता मानते हैं वो सीखना है। सफलता है, सफल हुए तो सफल, और नहीं सफल हुए तो सीखा। चलिए डॉक्टर त्रिवेदी बेहतर रोशनी डालेंगे। जी सर। जी मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल कमेंट आपको देना चाहूँगा कि जो आपकी असफलता जिसे आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह काम किया। जैसे कोविड आपने टेस्ट कराया तो आपकी कोविड जांच पॉजिटिव निकली। आपने बताया कि आखिरी मोमेंट पर इंटरव्यूज़ में आपको प्रॉब्लम्स हुई, तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि स्टेट एंजाइटी। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एंजाइटी आने की वजह से हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी हमारी क्षमता होती, जिसकी वजह से हम जो मैन मेड रूल्स हैं उसमें हम असफल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे बहुत एक टेस्ट का रिजल्ट के रूप में लेना चाहिए, और इन सब चीज़ों का काउंसलिंग और दवाओं के माध्यम से इलाज संभव है। कई बार आपने तो आज बंसल न्यूज़ में अपनी प्रॉब्लम बताई। बहुत सारे ऐसे वृद्ध जन हमारे आसपास हैं जिन्होंने एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से अपना पता नहीं कितना नुकसान किया, उनके कैरियर की दिशा बदली, वो क्या कर सकते थे वो चीज़ें
नहीं कर पाए, तो इसे एक वेलकम लीजिए। जिंदगी अभी बहुत आगे पड़ी है, बहुत आगे पड़ी हुई है। इसका इलाज लेकर के, इस पर विजय पा करके आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने मन में सोचा होगा। इन सब समस्याओं का प्रभावी इलाज संभव है। वाह, सबसे सुनहरी लाइन ये है कि चाहे संदीप जी हों या फिर कोरबा से ये जो हमारे साथी जुड़े, ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास चले जाइए और बात रख दीजिए खुलकर, जैसे आपने एक इस मंच पर रखी। और इस मंच का उद्देश्य यही है कि हम वीकेंड स्पेशल में आपसे बात करें, आपकी परेशानी को। उमेश कुमार सोनी होशंगाबाद से हैं। उमेश, बताइए, जल्दी बताइए, वक्त कम है हमारे पास। हाँ सर, मुझे क्या नींद नहीं आती, 25-30 साल हो गया। क्या कारण है समझ में नहीं आया, सर को बताया मैंने। जी, थोड़ा तो बताना पड़ेगा। आप करते क्या हैं, आपकी समस्या क्या रही है? क्या बिजनेस करते हैं, किसान हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा हैं? सर मैं टीचर हूँ जी। मुझे क्या है, पढ़ते सन 90 में 12वीं कक्षा पढ़ता था, जब से ही मुझे नींद कम आने लगी और आज तो आती ही नहीं है। जी जी जी, इंसोम्निया है इनको, अनिद्रा की बीमारी जो है। जी डॉक्टर त्रिवेदी जी। उमेश जी, नींद की जो समस्याएं होती हैं उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी समस्या बता रहे हैं काफ़ी लंबी है। भले ये चाहे जितनी लंबी हो, अगर अभी भी आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो इसका सिर्फ एक कारण है कि आपको कहीं ना कहीं उचित इलाज प्राप्त नहीं हो पाया है। आप किसी भी नज़दीकी मनोचिकित्सक के पास में जा करके अपनी प्रॉब्लम डिटेल्स में डिस्कस कीजिए। मुझे लगता है आप जो अभी 25-30 साल से जो परेशानी झेल रहे हैं उसमें काफ़ी आपको निजात मिल जाएगा। ऐसे केसेस मनोचिकित्सकों के पास आना बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इसका इलाज लेकर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वहां कहीं पे भी साइकियाट्रिस्ट से मिल करके आप जरूर ये ट्रीटमेंट लें। चलिए, तो सोनी जी आप बिल्कुल देर मत करिए। दीपा भोपाल से हैं और ये हम इसके बाद कॉल नहीं ले पाएंगे। दीपा, आप जल्दी से अपनी बात कहिए। जी। नमस्कार डॉक्टर। हेलो जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। जी हाँ, हेलो, नमस्कार डॉक्टर। मैं भोपाल से दीपा बोल रही हूँ। आपके कई आर्टिकल पत्रिका में पढ़े, तो मेरे फादर जो है वो हमेशा पढ़ते हैं आपके आर्टिकल, तो उन्होंने देखा तो वो 90 इयर्स के हैं और उनको हर रोज कुछ लगता है मुझे आज ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। तो कई बार कह चुके हैं आपके पास ले चलो दिखाने के लिए। कभी कहते हैं मुझे इमेज दिखती है कुछ जाते हुए, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो बोले मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखा दीजिए। तो आज दिखेगा इत्तेफाक से ऐसा। चलिए, तो ये वो जल्दी स्वस्थ हों। दीपा जी, निश्चित तौर पर जी 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 उनका जो समस्या है उसे हमारी भाषा में इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से इसमें डर के, भय के और आशंका के जो सेंटर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और छोटे छोटे शरीर के लक्षणों को उन्हें ऐसा लगता है कि कोई गंभीर बीमारी है और इसकी वजह से उनमें काफ़ी एंजाइटी रहती है, वो रेस्टलेस से रहते हैं, अनिद्रा के शिकार होते हैं। तो निश्चित तौर पर आप उन्हें जब भी मौका मिले साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। इन सब समस्याओं का प्रभावी इलाज संभव है। इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर उनकी डिमांड आ रही है, एक एडल्ट पर्सन जो कि 90 ईयर्स का है, जिसने बहुत सारी दुनिया देख रखी है, वो अगर आपसे आग्रह कर रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो जरूर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास उनको ले जाना चाहिए। क्योंकि उम्र ज़्यादा है तो जो भी नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट उनको ज़रूर दिखाइए और ज़रूर लाभ मिलेगा। और 3 से 4 महीने में ऐसे केसेस में फ़र्क दिखने लगता है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पहले तो एक सुराख बनाना होगा जहां से एक विशेषज्ञ आपके भीतर प्रवेश कर पाए और आपको ये बता पाए कि आपको क्या बेहतर करना है। मैं अक्सर सोचता हूं कि अर्जुन अगर ये नहीं कहते कृष्ण से कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में डरा हुआ हूं, तो क्या गीता सामने आती? और अर्जुन को हम किस रूप में याद करते? विश्व का महान धनुर्धर। और अगर वो अपनी उस डर को छिपा नहीं पाता और चुपचाप युद्ध छोड़कर चला जाता, तो आज अर्जुन की छवि हमारे मन में कैसी होती? लेकिन अर्जुन ने न सिर्फ स्वीकारा, कृष्ण मनोचिकित्सक थे, उन्होंने माना कि हाँ मैं डर रहा हूं, और फिर न सिर्फ गीता मिली बल्कि अर्जुन विश्व के महान धनुर्धर की छवि को बचाने में भी सफल रहे और एक महान योद्धा की इमेज के साथ वो इस संसार से प्रस्थित हुए। तो पहले तो मानना पड़ेगा सर कि हाँ मैं परेशान हूँ। इसमें कोई वीरता नहीं है, आप अपनी पीठ पर इसको लाद के चलें कि मैं तो परेशानियों में भी किसी से शेयर नहीं करता। सर, किसी से शेयर भले ही मत करिए, किसी मनोचिकित्सक के पास जरूर जाइए। अगर इमेजेस दिखती हैं, डर लगता है, जीवन अंधकारमय दिखता है,
नींद नहीं आती है। और उसके बाद देखिए क्या सफलता का फर्राटा होगा सर, बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, क्योंकि ये सबका अनुभव है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी अद्भुत वार्तालाप के लिए। और अगले शनिवार फिर इस खास पेशकश में हम डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के साथ आपसे मौजूद रहेंगे। परेशानियों को कहिए टाटा बाय बाय, लेकिन पहले ये मानना पड़ेगा कि हाँ सर कुछ लोचा तो है, कुछ टेंशन तो है, ये मानिए और इन सब को दूर करिए। बहुत धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है फर्राटे के साथ। नमस्कार।